स्वागत है प्रभांशु आपका। स्टडी रूम में भाई लोग पढ़ते रहते थे। रात को 2 बजे नहीं, रात को 3 बजे नहीं, सुबह के 5 बजे नहीं, सुबह के 8 बजे तक पढ़ते थे, पूरी रात पढ़ते थे। उसके बाद में 8 बजे हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, तो उस ब्रेकफास्ट के टाइम के बाद मतलब ब्रेकफास्ट करके फिर वापस सोने जाते थे। ये निशाचर थे। क्या कोई डिस्टरबेंस का खेल था या कोई डिस्ट्रैक्शन था? रात को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था आपको? नहीं सर, मेरा मन किया कि चलो अब आज थोड़ा पहले चले जाते हैं। वो दिन नहीं, मिश्रा नहीं जाना है, सुबह करके ही जाना है। हाँ। तो ये रहता है कि अगर साथ देने वाले अगर अच्छे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वो एक कहावत भी है कि अगर आपको जल्दी कहीं जाना है तो अकेले चलो, लेकिन अगर आपको दूर कहीं जाना है तो साथ में चला चले। इनमें कुछ मोमेंट्स थे जो आपको याद आ रहे हैं? डिस्ट्रैक्शन तो आता ही है सबके पास। डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन तो सर कई टाइप के हो सकते हैं। ठीक। आप जो समझ रहे हैं वो भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन उस डिस्ट्रैक्शन के साथ साथ थोड़ा मोटिवेशन भी आता था, नहीं आपको ये करना ही है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सेकेंड थर्ड ईयर में ये सोचते हैं कि यार मुझे तो जल्दी जॉब लेनी है, मुझे तो बस जल्दी से जॉब चाहिए। आपने वो क्यों नहीं सोचा? सर जैसे कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि टॉपर्स कैसे तैयारी करते हैं, इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। बिकॉज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपर के साथ जिनकी ऑल इंडिया आईसीआर जेआरएफ रैंक 1 थी। फिर उन्होंने इस बार ऑल इंडिया आईसीआर एसआरएफ रैंक 1 हासिल की। तो आपको उनसे ये जानने का मौका मिलेगा कि कैसे रैंक 1 कंसिस्टेंटली हासिल करी जाती है। सेकंड चीज कि रैंक 1 हासिल करने के लिए हमें क्या क्या एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होती है, एक जनरलाइज स्ट्रेटेजी भी। फिर अपन फोकस करेंगे उनके सब्जेक्ट की, बिकॉज उनका सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर, जिससे उन्होंने जेआरएफ दिया था और एसआरएफ दिया था आईसीआर एसआरएफ फ्रूट साइंस से। तो इस वीडियो में हम डिटेल बात करेंगे प्रभांशु मिश्रा के बारे में और उन्हीं से जानेंगे उनकी स्ट्रेटेजी। तो स्वागत है प्रभांशु आपका। और इस वीडियो में हम जो आईसीआर जेआरएफ के एक्सपीरियंस है, जो लोग ये सोचते हैं कि भाई एक बहुत बेसिक रिसोर्सेस के साथ, कम गाइडेंस के साथ और एक नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी में कोई एडमिशन लेके बैठा है और वो ये सोचता है कि मुझे आईसीआर जेआरएफ फेलोशिप के साथ करनी है, तो उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करे ये वीडियो। आई होप कि उस डायरेक्शन में जाएगा। तो सबसे पहले बेसिक सा इंट्रोडक्शन अपनी जो फैमिली है वाला फैमिली, उनको दे दीजिए प्लीज। हेलो दोस्तों, जैसे कि सर बताया कि मैं प्रभांशु मिश्रा हूँ, जो कि एक नार्मली डिस्ट्रिक्ट से, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में जो है वहाँ से मैं आता हूँ। और वहीं से यूपी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी है मेरठ में, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन में मैंने जब एडमिशन लिया तो हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं था। हमारे सीनियर थे डॉक्टर कृपाशंकर मौर्य सर, उन्होंने हमें थोड़ा बेसिक्स बताया कि हम इसमें आगे कहाँ कहाँ जा सकते हैं। जेआरएफ के बारे में बताए, फिर बताए एसआरएफ उसके बाद आता है, उसके बाद एआरएस आता है। तो हमें प्रॉपर गाइडेंस उन्हीं से मिला, तो उन्हीं के गाइडेंस लेके हम फिर आगे बढ़ते चले गए। एब्सोल्युटली। कृपा शंकर सर का भी हमने एक कवर किया था और काफी बच्चे इंस्पायर हुए उससे। आई होप कि और भी बच्चे आईसीआर जेआरएफ, क्योंकि उनका एआरएस का हमने लिया था, आईसीआर जेआरएफ और एसआरएफ के लिए आप बड़ी इंस्पिरेशन बनो बच्चों के लिए। और प्रभांशु, एक चीज बताओ, रैंक 1 ही क्यों? आईसीआर जेआरएफ में भी रैंक 1, एसआरएफ में भी रैंक 1, क्या कोई चस्का लग गया रैंक 1 का? सर बेसिकली तो जब जेआरएफ में दी थी तब तो सोचे नहीं थे कि हमारा फर्स्ट रैंक आ जाएगा। अच्छा। वहाँ पे हम तैयारी किए थे तो आ गया। तो हमारे उस टाइम पे जो सीनियर्स थे और मेरे जो गाइड थे जो बीएससी में, उन्होंने बताया कि फर्स्ट रैंक ले आना बड़ी बात नहीं है, उसको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली। तो वही मैं माइंड सेट में हमें बैठा के आईआरआई में आया। आईआरआई में आया, फिर यहाँ पे भी और अच्छे से गाइडेंस मिल गया, क्योंकि ये तो एक हमारे अपॉर्चुनिटी रहती है कि यहाँ पे आने के बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आया, हमारे दोस्त लोग भी हमारा साथ दिए। तो मैं सोचा कि क्या आप तो बहुत इजीली है कि उसको मेंटेन कर सकते हैं। बस वही माइंड में रख के फिर हम अपना तैयारी करते रहे और आप लोगों के आशीर्वाद से फिर से हमारा फर्स्ट रैंक आ ही गया। एब्सोल्युटली। लाइक दोस्तों मैं बता दूं, ये प्रभांशु भाई इतना जितना सॉफ्टली बोल रहे हैं ना, ऐसा है नहीं कुछ। क्योंकि ये वो आपको लग रहा होगा कि ऑनेस्टली ये जो बात है ना कि रैंक 1 लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉप पे पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको मेंटेन करना दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज मोर हार्ड ऑल्सो। और वो कैसे किया, मैं आपको एक छोटा सा हिंट बताता हूँ। जो हमारा हॉस्टल का आपने कुछ रील्स में देखा होगा ना, स्टडी रूम ने हमें दिखाया था। उस स्टडी रूम में भाई लोग पढ़ते रहते थे। रात को 2 बजे नहीं, रात को 3 बजे नहीं, सुबह के 5 बजे नहीं, सुबह के 8 बजे तक पढ़ते थे, पूरी रात पढ़ते थे। उसके बाद में 8 बजे हमारा ब्रेकफास्ट
का टाइम होता है, तो उस ब्रेकफास्ट के टाइम के बाद मतलब ब्रेकफास्ट करके फिर वापस सोने जाते थे। ये निशाचर थे और उस समय ही पढ़ते थे। इनके एक दोस्त भी थे सुंडा, उनकी भी निमेटोलॉजी में फर्स्ट रैंक आई ऑल इंडिया यूआर कैटेगरी से। तो ये साथ में ही पढ़ते थे और आपको लग रहा होगा कि रैंक वन, बट इट इट कम्स विद सम प्राइस, और उन्होंने ये प्राइस पे की कि पूरी रात पढ़ते थे। आई होप कि आप मतलब इतना कैसे पढ़ लेते थे। एक होता है ना कि भाई चलो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखते हैं लोग, 11 बजे तक पढ़ लेते हैं, 12 बजे तक पढ़ लेते हैं, बट ये क्या नशा है कि भाई मैं पूरी रात ही पढ़ूंगा? क्या कोई डिस्टरबेंस का खेल था या कोई डिस्ट्रैक्शन था? रात को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था आपको? नहीं सर, इसमें तो वैसे तो एक चीज नहीं रहता। अगर एक माइंड में हम सेट करेंगे एक बात तो वो तो हो जाता है डिस्टर्ब। इसमें दो तीन बात हम, एक तो दिन में डिस्टरबेंस भी ज्यादा रहता है, इसलिए हम ये सोचते थे कि दिन में अच्छे से सो लेते हैं। दूसरा क्या है सर कि जो साथ देने वाले हैं, जैसे आप बताए अभी ये राहुल सुंडा थे, वो अगर हम, मेरा मन किया कि चलो अब आज थोड़ा पहले चले जाते हैं, वो पहले दिन नहीं मिश्रा नहीं जाना है, सुबह करके ही जाना है। हाँ, तो ये रहता है कि अगर साथ देने वाले अगर अच्छे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एब्सोल्युटली। ये चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप, वो एक कहावत भी है कि अगर आपको जल्दी कहीं जाना है तो अकेले चलो, लेकिन अगर आपको दूर कहीं जाना है तो साथ में चला। और आप तो साथ साथ सिर्फ सुंडा का ही साथ था और किसी का भी साथ था? वो सर हम लोग क्या किए थे सर, जो लाइब्रेरी हमारी है वहाँ एक टेबल ही अपना बना लिए थे, और उस टेबल पे मैं बैठता था, सुंडा बैठते थे, और अमन मेरे भाई बैठते थे जो एसआरएफ में एग्रोनॉमी में फर्स्ट रैंक रहे हैं इन्होंने, और दिनेश मालो बैठते थे, उनकी भी एसआरएफ में वेजिटेबल में जनरल, उनकी कैटेगरी में फोर्थ रैंक, उनको आईआरआई में दी जाएगा। हाँ, तो वो पूरा टेबल का टेबल ही आ जा रहा है यहाँ पे सर। वो टेबल पे सारे फर्स्ट रैंकर ही बैठे थे भाई लोग। और इससे बेटर क्या हो सकता है यार? आप एक ग्रुप ढूंढते हो पढ़ने वाला, लेकिन एक डेस्क मिल जाए पढ़ने वाली जहां से सारी रैंक निकल जाए, दैट इज वे मोर बेटर देन दैट। तो प्रियांशु भाई, और इनमें कुछ मोमेंट्स थे जो आपको याद आ रहे हैं प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में सबसे पहले, तो उसके बाद अपन स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे। प्रिपरेशन के टाइम सर कभी कभी रहता है कि डिस्ट्रैक्शन तो आता ही है सबके पास। कैसा डिस्ट्रैक्शन? डिस्ट्रैक्शन तो सर कई टाइप के हो सकते हैं, ठीक। आप जो समझ रहे हो वो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन उस डिस्ट्रैक्शन के साथ सर थोड़ा मोटिवेशन भी आता था, नहीं आपको ये करना ही है, तो हमें उस डिस्ट्रैक्शन के साथ मोटिवेशन भी आता था। वो पर्पस आपको याद था? वो पर्पस हमें याद है कि हमें कंसिस्टेंसी इतना मेंटेन रखना है। एब्सोल्युटली। आई होप कि ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रैक्शन तो सबकी लाइफ में आता है, स्पेशली इन दिस जनरेशन, इन दिस एरा, डिस्ट्रैक्शन आता ही आता है, बट स्टिल आप ओवर पावर किसको होने देते हो वो डिसाइड करती है आपकी डेस्टिनी। सो कमिंग टू स्ट्रेटेजी, प्रभांशु भाई आप ये बताओ कि आपने बीएससी के कौन से ईयर में ये सोच लिया था कि मुझे अब जेआरएफ की तैयारी करनी है? सर मतलब आइडियली स्टार्ट करने का टाइम कौन सा है? स्टार्ट तो हमें, जैसे एक ओवरव्यू कृपा शंकर सर थे, वो हमें सेकेंड ईयर में दे दिए थे, तो सेकेंड ईयर में मैं एक टारगेट अपना बना लिया था, हमें इसी लाइन में जाना है, और एकदम गोल्डन पीरियड जो रहता है सर सेकेंड ईयर ही रहता है हमारा। अगर सेकेंड ईयर में हम डिसाइड कर लिए हमें किधर जाना है तो वो लाइन हमारा क्लियर हो जाता है। अगर हम वहाँ पे कंफ्यूज हैं फोर्थ ईयर तक तो बहुत बहुत दिक्कत आता है। तो हम सेकेंड ईयर से माइंड अपना सेट करके थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे, थर्ड ईयर से एकदम सीरियस होके हम तैयारी किए हैं। अच्छा, थर्ड ईयर में आपने तैयारी शुरू की। अच्छा, तो कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि सेकंड ईयर जल्दी तो नहीं है कहीं तैयारी करने का, इसके बारे में क्या सोचते हो? सर वैसे तो सेकेंड ईयर तो थोड़ा घूमने का भी टाइम रहता है, तो लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे हमें अपना लाइन क्लियर, जो मैंने अभी बताया सर कि वहाँ पे हमें लाइन अपना क्लियर करना चाहिए कि हमें किस साइड जाना है। बस उसका उस टाइम पे अपना सिलेबस देख लें, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम वहाँ पे क्लियर सकते हैं, ताकि थर्ड ईयर में आके हमें ये नहीं रहे कभी उसमें हमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। एक्चुअली एकदम क्लियर माइंड लेके थर्ड ईयर से एकदम सीरियस होके बस आगे बढ़ते जाना है सर। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सेकंड थर्ड ईयर में ये सोचते हैं कि यार मुझे तो जल्दी जॉब लेनी है, मुझे तो बस जल्दी से जॉब चाहिए। आपने वो क्यों नहीं सोचा? और फिर मतलब जैसा मैं समझता हूँ एग्रीकल्चर में सारे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास, मेजरली 99%। तो आपकी भी वही सेम फाइनेंशियल कंडीशन थी जैसे बाकी सारे स्टूडेंट्स की थी, तो आपने हायर स्टडीज का क्यों सोचा? सर जैसे कि एक रहता है कि अगर बहुत 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 ज्यादा ही बैकग्राउंड खराब रहता है तो उस पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि हम अगर नॉर्मल जॉब ले लें तो हमारा वो बैकग्राउंड खराब अच्छा नहीं होता है, वो है उससे बस लिमिटेड। क्या है कि अच्छा थोड़ा मेंटेन हो सकता है लेकिन बहुत अच्छा नहीं हो सकता।
तो हमें उसको बहुत अच्छा करना है। इसलिए मैं सोचा नॉर्मल जॉब तो बाद में देखेंगे, इसको तो हम कभी भी देख सकते हैं। पहले जो टारगेटेड जॉब है मैं उस पे ट्राई करता हूँ। एग्जैक्टली हाँ, वो चीज बच्चों को सोचनी चाहिए, बिकॉज होता क्या है कि जल्दी जॉब लेने के चक्कर में अच्छी जॉब नहीं ले पाते हैं बच्चे, जो डिजर्व भी करते हैं। आपने भी देखे होंगे अपने यूजी के टाइम पे जो बहुत ब्रिलियंट थे, शायद वो आज हायर स्टडीज में नहीं आके कहीं नॉर्मल सेटल हो गए। यस। तो वो चीज बच्चों को समझ में आनी चाहिए। एंड मूविंग टुवर्ड्स कि चलो आपने सेकंड ईयर में सोच लिया, थर्ड ईयर में अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दिया। जी। कौन कौन सी बुक्स थी आईसीआर जेआरएफ हॉर्टिकल्चर के लिए जो आपने फॉलो की, और बच्चों को भी वो फॉलो करनी चाहिए, जिनसे बेस्ट हेल्प मिली आपको? सर टोटल तो हॉर्टिकल्चर में बहुत सारी बुकें हैं, लेकिन 5 से 6 बुकें हैं जो उसको तो कॉमन है, उसको हमें पढ़ना ही है। अगर हम लेट में स्टार्ट कर रहे हैं तब भी उससे हमारा हो सकता है। तो सबसे पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है हॉर्टिकल्चर में, बेसिक हॉर्टिकल्चर है, वहीं से हमें स्टार्ट करना चाहिए, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह सर लिखे हैं। वहाँ से हमें जितना कॉमन टॉपिक्स हैं हॉर्टिकल्चर में, जैसे प्रोपागेशन, ट्रेनिंग, प्रूनिंग से लेके सारे ऑर्चर्ड मैनेजमेंट, वेजिटेबल्स के जितने हैं वहाँ पे दिया गया है, वहाँ से हमें स्टार्टिंग करना है। ठीक है। उसके बाद हमें आगे बढ़ के जैसे कि बेसिकली कई सारे पार्ट हैं हॉर्टिकल्चर में, जिसमें मेजर पार्ट 3 है हमारे, फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर। तो हमें इसमें तीनों में एक टाइम बना के हमें चलना पड़ेगा कि किसको कितना टाइम देना है। ठीक तो उसके बाद जैसे बेसिक हॉर्टिकल्चर हमारा कंप्लीट हो गया, तो हम आते हैं फ्रूट साइंस और वेजिटेबल साइंस पे, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इन दो से आते हैं। तो जैसे एक सबसे सेकंड पे बुक आती है हमारा हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, काफी मोटी बुक है। हाँ, सबसे मोटी बुक एग्रीकल्चर में, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर जैसी। तो उसको पढ़ते कैसे हैं? चलो ये बुक तो डिटेल में तो है। हम बताते हैं हाँ। सर। अभी क्या है, मैं देखता हूँ सर, जो यूजी के टाइम पे तो वैसे भी सब डर जाते हैं, पीजी के भी काफी लोग उसको देख के डर जाते हैं। हाँ। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर दें, जैसे कई सारे हम उसमें पार्ट बता दिए, फ्रूट साइंस डिवाइड कर दिए, वेजिटेबल कर दिए, फ्लोरिकल्चर कर दिए, मेडिसिनल एरोमेटिक जो है प्लांटेशन अलग कर दिए, तो हमारा थोड़ा थोड़ा बच गया। अगर हमें मोटी बुक देख के डर लग रहा है तो हम उसको बुक को ही फाड़ दें, मतलब डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दें सर, सही है। उसको छोटे छोटे में कर दें, तो एक वो डर खत्म हो गया। हाँ। और जब हम अलग अलग पार्ट में करेंगे तो वो तो नॉर्मल ही हो गया। तो हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर से क्या है सर, वहां से लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं। एग्जैक्टली। यूजी के लेवल पे कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है, जो भी हॉर्टिकल्चर में बुकें हैं सारी पीजी पीएचडी लेवल की हैं। आप क्या करते हैं कि जो भी ये एग्जामिनर रहते हैं उनको स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन ले सकते हैं, उनका फर्स्ट प्रेफरेंस ही वही आता है, उनकी मजबूरी हो गई हैंडबुक से क्वेश्चन लेना। इस वजह से हैंडबुक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर के साथ साथ जैसे फ्रूट की बात करें तो इसेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर है, इसमें पूरा हॉर्टिकल्चर कंपाइल्ड किया गया है। इसेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर भी सर डराने वाली, एक इतनी मोटी हैंडबुक से भी ज्यादा मोटी उसको ले आती है, अच्छा। सेकंड एडिशन। लेकिन हम उसको कहते हैं कि पहले उसकी फर्स्ट एडिशन पढ़ने को सबको, हाँ। क्योंकि फर्स्ट एडिशन में जितनी लाइन दिया है सब इम्पोर्टेंट दिया है। और सेकंड में क्या किए, थोड़ा वो अपना बढ़ाने के लिए मैं भी मोटी कर दूं, कुछ एक्स्ट्रा चीज दे दी है, सारा वो हमें इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसलिए मैं यही सबको वो सलाह देता हूँ, पहले फर्स्ट एडिशन पढ़े, एसेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर की पहले फर्स्ट एडिशन पढ़े, उसके बाद हमें सेकंड एडिशन में जाना है। सेकंड एडिशन में जो जो मेजर टॉपिक्स हैं, जैसे फ्रूट की बात करें तो हमारे ट्रॉपिकल फ्रूट में मैंगो, बनाना, पपाया, ये सारे हैं। टेम्परेट में एप्पल, पियर है। ऐसे वेजिटेबल में टोमेटो, ब्रिंजल, ऐसे ये सारे हैं। इसको हमें सेकंड एडिशन से देखना है, बाकी फर्स्ट हमारा सफिशिएंट है। और 2 पतली पतली बुकें हैं, क्योंकि मोटे मोटे में सब डर रहे हैं तो पतली बताना जरूरी है। तो कंपाइल्ड वेजिटेबल साइंस है, पतली सी है वेजिटेबल की, और रेडी रेकनार है, वो भी पतली सी फ्रूट साइंस की। अच्छा। बहुत पतली सी बुक, और उसमें बहुत जो कि इम्पोर्टेंट लाइन जो दिया है हैंड रिटन टाइप का ही है सर, तो बहुत अच्छा बुक है। ऑलराइट। और दोस्तों मैं अब आपको बता दूं, ये 5 बुक जो प्रवांशु भाई ने बताई, उसके अलावा एक छठी बुक भी है जो प्रवांशु भाई ने खुद लिखी है आईसीआर जेआरएफ एस्पिरेंट्स के लिए, जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। उसके बारे में भी थोड़ा बच्चों को बता दीजिए, आपने क्या सोच के लिखी और वो कैसे हेल्पफुल रहेगी? सर वो ऐसे एक तो नहीं, हम 2 बुकें लिखे हैं। अच्छा। तो जैसे एक आदमी जो चीज किया रहता है उसको पता चलता है इसमें हमें क्या कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, हम उसी को सेट किए कि हमें क्या चीज नहीं मिल पाया, वो दिक्कत हमारे जो जूनियर उनको ना आए। हाँ। तो हम फ्रूट में तो था वैसा बुक, एक ऑब्जेक्टिव बुक है, ट्रीजर ऑफ फ्रूट साइंस, उसमें अच्छा कंटेंट दिया था, लेकिन वेजिटेबल में ऐसा कुछ नहीं था।
और प्रेजेंट टाइम में क्या है सर, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूरा डराने वाले क्वेश्चन। हम क्या किए सर कि ऐसा बुक ही बना दें जिसमें सारा प्रैक्टिस के लिए वो मिल जाए। उस बुक में 90% क्वेश्चन पूरा रीजनिंग टाइप के डाल दिए हम, असर्शन रीजन टाइप के, जो कि एडवांस से एडवांस टाइप के क्वेश्चन हैं, जीन से रिलेटेड, ब्रीडिंग से रिलेटेड। क्योंकि नॉर्मल जो क्वेश्चन है वो तो कहीं से पढ़ सकते हैं सब। कुछ अच्छी चीज हम देने के लिए ट्राई किए, इसलिए हम ट्रेजर ऑफ वेजिटेबल साइंस बुक ले आए, जिसका हाल ही में अभी नेक्स्ट मंथ तक सेकेंड एडिशन आ जाएगा। अच्छा। और फ्रूट साइंस में हम लोग क्या किए सर कि जो पीवाईक्यू रहते थे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, हम उसको कंपाइल्ड करके टॉपिक वाइज कर दिए, और जितने फ्रूट से रिलेटेड और जनरल हार्टिकल्चर से रिलेटेड टॉपिक बन सकता था, उससे डिफरेंट एग्जाम, ना कि जेआरएफ एसआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर या डिफरेंट और कोई एग्जाम है, एआरएस एग्जाम हुआ, प्री हुआ उसका, वहां से भी क्वेश्चन लेके मैं वहां पे कंपाइल्ड कर दिए हैं सर। अच्छा। अगर हम सोचें एग्जाम नेक्स्ट वीक है, 2 दिन में हम पूरा का पूरा पीवाईक्यू प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीज जो हम दिए हैं वहां पे, कम टाइम में रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। एग्जैक्टली हाँ, वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चाहिए भी होती है एक्चुअली। हर जगह से बच्चा नहीं देख पाता है और लोगों के पास रिसोर्सेज भी नहीं होते इतने। ऑनेस्टली टेलिंग, आप आईआरआई में बैठे हैं तो आपके सारे रिसोर्सेज हैं, आपको पता भी है कि रिसोर्सेज कहाँ कैसे मिलेंगे, वो चीज़ है। तो आपने अगर कंपाइल किया है तो दैट इज वेल एंड गुड, और होपफुली वो बहुत अच्छी भी रहेगी बच्चों स्टूडेंट्स के लिए। तो हमने बात करी है बुक्स के बारे में, हमने सिलेबस के बारे में बात करी, आपने जैसे पीवाईक्यूज के बारे में बात करी थी। तो पीवाईक्यूज कितना कुछ मैटर करते हैं? जैसे अगर कोई स्टूडेंट आज तैयारी करना चाहता है तो उसको पीवाईक्यूज पहले पढ़ने चाहिए या कितना कुछ मैटर करते हैं पीवाईक्यूज? जैसे सर हमें बहुत ज्यादा पीवाईक्यू पे ध्यान नहीं, मतलब पीवाईक्यू जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं, बहुत ज्यादा प्रीवियस नहीं जाना, क्योंकि उस टाइम पे क्वेश्चन लेवल बहुत नॉर्मल रहता था। वो भी एक कहते हैं कि अगर उसको पहले देख लेते ही लगता है ये क्या है यार, इसको तो हम कभी पढ़ सकते हैं। तो जो लास्ट के 10 ईयर के पेपर हैं वही एडवांस है। उस 10 ईयर्स में हमें 5 ईयर के मैं एडवाइस करता हूँ अपने, जो मैं फील किया हूँ सर, कि उस 5 ईयर का पेपर हमें स्टार्टिंग में ही देख लेना चाहिए। उसे क्या कि हमें लेवल का पता चल जाए कि किस लेवल क्वेश्चन आ रहा है। राइट। उसमें बार बार हमें सबसे पूछना नहीं पड़ेगा कि जो चीज मैं पढ़ रहा हूँ अच्छा पढ़ रहा हूँ कि नहीं। कभी कभी ये माइंड में रहता है सर, मैं जो चीज पढ़ रहा हूँ ये अच्छा पढ़ रहा हूँ कि नहीं, असर नहीं, फर्जी चीज पढ़ लिया। हाँ, वो जो तो काम आए नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। 5 साल का हम उसमें देख लिए, और 5 साल का हमें एकदम लास्ट के लिए प्रैक्टिस के लिए रख लेना है। तो ऐसे हम पीवाईक्यू को डिवाइड करके कर सकते हैं सर। राइट। हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है। वैसे पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट हो ना हो, बट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। बिकॉज इतना बड़ा आपने जैसे 5 बुक्स बताई, 5 बुक्स के अलावा भी जैसे बड़ी बड़ी बुक्स हैं, आप सब कुछ पढ़ के सब कुछ तो याद नहीं रख सकते। तो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है कि भाई आप पीवाईक्यूज देखो, जहाँ से जितनी डेप्थ आ रही है उस क्वेश्चंस को करो अच्छे से। आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए जेआरएफ में? सर जेआरएफ में मैंने 117 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, और कितने नंबर आए थे उसमें? जिसमें मेरा 367 नंबर आया था उस टाइम पे। और इस बार? और सेम कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए इस बार भी किया, तो लेकिन थोड़ा सा पीछे रह गया, 361 नंबर आया। अरे एसआरएफ में 361 बहुत अच्छे हैं। हमारे एसआरएफ जैसे जेआरएफ में कुछ सब्जेक्ट्स में 400 प्लस आते हैं, हाँ लेकिन एसआरएफ में उनमें 350 के आसपास ही बैठते हैं। हाँ। तो वो तो होता है, आपने तो सिर्फ 6 नंबर का फर्क रखा है ही सर, तो काफी रिड्यूस कर दिया। बट हाँ, कंसिस्टेंसी बार बार प्रभांशु भाई बोल रहे हैं, तो ये जो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज वाली कंसिस्टेंसी है वो कितनी चलती थी? वो सर थोड़ा वो कंसिस्टेंसी क्या है, डिस्ट्रैक्शन की साइड ले जाता है, इसलिए उसको थोड़ा बहुत तो करना ही रहता है। नहीं, लेकिन अगर अपने दोस्तों के साथ, जैसे आपने बोला, आपने जैसे 4 दोस्त अब साथ साथ में बैठते थे, हम देखते भी थे, साथ में पढ़ते थे, साथ में चाय पीते थे, साथ में सब कुछ, तो वो कितना जरूरी है? क्योंकि आप पूरे साल एक सेम कंसिस्टेंसी के साथ उतना रिगरसली नहीं पढ़ सकते। सर। तो ये दोस्त और जो साथ में बैठते हैं, उठते हैं, सोते तो नहीं है, चलो साथ में उठते बैठते हैं, वो कितना मैटर करते हैं? सर क्या रहता है कि अगर अकेले हम पढ़ रहे हैं तो डीमोटिवेशन बहुत आता है, वहाँ पे स्ट्रेस आता है, खास करके अगर हम पीजी सेल्फ डाउट भी आता है। सर, अगर खास करके हम पीजी में है, पीजी में रिसर्च लोड रहता है, गाइड अलग से उसमें प्रेशर दे देते हैं कभी कभी। तो उन सब से हमें बचने के लिए क्या रहता है, दोस्तों के साथ अगर पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते हमारा जब दिमाग एकदम भर जाता है कभी कभी, क्या करते 10 मिनट बैठ गए आपस में, हम उनकी मजे लिए, वो हमारे मजे लिए, एकदम माइंड फ्रेश हो गया। कभी कभी रात को पढ़ते हुए सुबह तक ऐसे हो जाता है सर, सुबह 10 मिनट जहाँ बैठ गए तहाँ माइंड फिर से फ्रेश हो गया, तो ऐसे लगता है तो मैं सो के उठा हूँ। हाँ, ये दोस्तों के साथ थोड़ा बैठ के ये बहुत जरूरी रहता है। कभी चाय पे निकल गए, बस चाय पी लेते हैं, सुबह हो गई है। हाँ, ऐसा
जरूरी है, मतलब आप बस्ट आउट नहीं होते हो इसके लिए, जी सर। वरना आप कभी भी फ्रस्ट्रेट होके फिर ऐसा सोचते हो, मतलब इन ए लॉन्गर रन आपको जरूरी होता है। उसके अलावा भी जैसे कुछ और चीजें हैं जो एक एस्पिरेंट के लिए जरूरी थी। समझो उसने भी अपनी तैयारी शुरू करी है और उसको तैयारी करते हुए 2 महीने हो गए, उसको कितने घंटे अभी रेगुलरली पढ़ना चाहिए? मतलब आज हम बात कर रहे हैं सितंबर की, तो सितंबर खत्म होने वाला है, तो हम बात कर रहे हैं कि अगले जून में पेपर है, तो अभी किस हिसाब से उसको एक फ्लो चार्ट मेंटेन करना चाहिए अभी कि अभी इन चीजों पे फोकस करो, इतने घंटे पढ़ो ताकि आप रैंक 1 लेके आ सकते हो आपके जैसे। सर वैसे तो मैं किसी को एक बॉन्डिंग नहीं दूंगा कि इतने ही घंटे पढ़ना है, क्योंकि सबका अलग-अलग होता है, माइंड right? अलग होता है, कैचिंग पावर अलग होता है, सबके पास बहुत सारे काम भी अलग होते सही बात है। हैं। लेकिन मैं ये बताऊंगा जितना भी टाइम मिल रहा है उसमें से थोड़ा टाइम अपना घूमने टहलने के लिए कर लो, बाकी टाइम वेस्ट थोड़ा कम कर। अगर नेक्स्ट ईयर ही पेपर देना है, हमारे पास 10 महीने ही बचे हैं, तब तो जितने भी हमें टाइम वेस्टेज है उसको कम कर देना है, बिल्कुल ही कम कर देना है। जितना भी हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है पूरा हमें अपनी स्टडी पे फोकस करना है। और सर जैसे कि हम बताएं सबकी कैचिंग पावर अलग है, उसके लिए क्या है कि एक नोट्स बनाना बहुत अच्छा है। क्या रहता है कि बहुत सारे स्टूडेंट है बोले 4-5 बुक हैं हम ऐसे पढ़ लेते हैं, लेकिन 4-5 बुक स्टार्टिंग में पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है तो सिलेबस लगता है कि बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नोट्स में भी हम कहीं से पढ़ते जा रहे हैं, ऐड Right. करते जाते हैं, वो सच में बढ़ता ही जाता है। हाँ, उस टाइम पे अपना नोट्स जो रहता है, नोट्स में हम सारा चीज तो ऐड करते नहीं है, अच्छी-अच्छी चीज़ करते हैं, तो लास्ट के 1 मंथ सिर्फ़ नोट्स ही पढ़ना रहता है। तो इसलिए क्या है सर, अच्छे से स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाना चालू कर दें। कितने भी टॉपर्स रहते हैं, हम आईएएस, पीएस, सीएस का देखें, क्या रहता है इस साल टॉप की 1 साल उनका नोट्स ही चलता रहता है। पूरे मार्केट में उन्हीं के नोट्स दिखेगा। तो ऐसा क्या ना करें कि हम खुद अपना वैसा नोट्स बना लें स्टार्टिंग से ही। स्टार्टिंग में टाइम भी रहता है और नोट्स तो बना लिए, उसके बाद उसको नोट्स को बना के रख नहीं देना है सर। उसको रिवीजन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। खास रिवाइज कितनी बार किया था आपने? बता रहे हैं सर, जैसे खास करके हार्टिकल्चर में, हार्टिकल्चर ऐसा ही सब्जेक्ट है पूरा रटना है, कुछ समझना नहीं है। इसमें क्या करना है सर कि हमें एक टाइम फिक्स कर लेना है। हम इतने दिन में अपना एक सिलेबस पूरा रिवाइज कर सकते हैं। हम टारगेट मान लो कर लिए 10 दिन में हम रिवीजन कर सकते हैं। 10 दिन बाद उसको अल्टरनेट ऐसे चलाते रहें जब तक एग्जाम ना आ जाए। तब तक इतना इतना बार मैं तो सजेस्ट करूंगा, मैं खुद अपना आज तक मैं काउंट नहीं कर पाया सर कितना बार मैं रिवीजन किया हूँ। काउंट कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए मैं भी बताऊंगा कि भूल जाओ, कैसे पढ़े हो ये खुद भूल जाओ। सही है, ऐसा करना चाहिए। सही बात है। हाँ, इतना पढ़ लोगे भूल ही जाओगे कैसे पढ़े थे। ऐसे चलो बहुत अच्छा है। एसआरएफ की बात करते हैं प्रवांशु भाई कि एसआरएफ में पार्ट ए तो सबका सिमिलर होता है। हाँ, तो पार्ट ए के लिए आपने क्या तैयारी करी थी? जेआरएफ और एसआरएफ में पार्ट ए थोड़ा-सा ऐसा होता है ना कि ऊपर-नीचे कुछ भी पता नहीं होता। तो उसके लिए क्या आपने देखा? पार्ट ए के लिए सर जैसे 20 क्वेश्चन आता है, देखने में तो हमें 20 क्वेश्चन लगता है बहुत सारा है वो, लेकिन 20 क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कोर ग्रुप जो हमारा थर्ड ग्रुप है उसमें जितना हमें टाइम टाइम मिला उसमें अगर हम देंगे तो वो हमारा मजबूत रहेगा तो हो जाता है। फर्स्ट पार्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते टाइम टाइम देना, वो भी रेगुलर नहीं दे देना है। उससे के लिए बेसिक बुक जो हमारे निमराज सुंडा सर की है, यदि उसको हम पढ़ ले रहे हैं 20 में से हमें वो तो 10 सुंडा जी के सुंडा परिवार में चाचा ही है। हाँ, वो सुंडा भी बताते थे, चाचा आए भी थे, हम लोगों से मिले थे, वो भी मोटिवेट किए थे हमें। अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा था उनसे मिलने से। तो सर जैसे अदर सब्जेक्ट में है तो थोड़ा उनको आगे बढ़ने की जरूरत रहता है, लेकिन हार्टिकल्चर में क्या है कि हमें 20 में से 10 को टारगेट करना है, 10 क्वेश्चन हमारा सही होना चाहिए। अगर हम 10 के लिए 20 के लिए हम कुछ नहीं पढ़ रहे, जेआरएफ की तैयारी किए थे हम, 10 क्वेश्चन हमारा हो जाएगा सर। इसलिए मैं खुद का बता रहा हूँ सर, एक दिन भी मैं उस जनरल पार्ट के लिए एक दिन भी नहीं पढ़ा था मैं। अच्छा, मैं सिर्फ बी पार्ट और सी पार्ट पे फोकस किया था सर। इस बार क्या था कि थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि ए पार्ट में भी हार्टिकल्चर क्वेश्चन आ गए थे, उस वजह से हम मैं 10 का ही टारगेट किया था, 5 हार्टिकल्चर के क्वेश्चन आ गए थे तो हमारा 15 सही हो गया था। अच्छा। ये तो मतलब कोइंसिडेंस की बात है। जी सर। हाँ, तो पार्ट बी जैसे आपने बताया कि पार्ट बी में सारी हॉर्टिकल्चर आती जी है। सर। सारे जो जेआरएफ का पोर्शन है सब कुछ आता है। सेम है। तो वो तो अपन ने डिस्कस कर लिया, आपने वैसी तैयारी की थी। जो जेआरएफ में अच्छे से तैयारी करता है उसको ज्यादा उसको दिक्कत नहीं ज्यादा आती है। देखना नहीं, बस रिवीजन एक बार करना है बस। पार्ट सी में फ्रूट साइंस के लिए आपने क्या-क्या बुक्स फॉलो की? सर पार्ट सी में एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, क्योंकि जो है जेआरएफ में कॉम्पिटिटिव बुक से भी काम चल सकता है, बट एसआरएफ के लिए हमें सारी ऑथेंटिक बुक पे ध्यान देना है। अगर हम कॉम्पिटिटिव में ही रह गए तो वहीं पे रह ही जाते हैं।
हमें स्टैंडर्ड बुक से स्टार्ट करना है। सबसे पहली बुक्स हैं जो हमें टारगेट करना रहता है। टीके बॉस सर की है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फूड प्रोडक्शन, टोटल 4 वॉल्यूम है इसकी। वहां से हमें स्टार्ट करना रहता है। हमारा 50% अगर सिलेबस देखें तो सर वो 4 बुक अगर हम पढ़ लिए, हमारा 50% सिलेबस हो जाता है। उस 4 के साथ सर उन्हीं के साथ है यस के मित्रा सर हैं, उनकी टेम्पलेट फूड की 2 वॉल्यूम अलग से है। टोटल 6 वॉल्यूम है वो। 6 वॉल्यूम हमारा 60% सिलेबस कंप्लीट कर देता है। सेकंड पे बढ़ते हैं कि जैसे एडवांस एरा आ रहा है, इसमें ब्रीडिंग बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। ब्रीडिंग के लिए है 2-3 ही बुकें हैं। वैसे बुक्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन उतना मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि स्टूडेंट देख के ही उसको बोर हो जाए। अगर इतना सिलेबस हो जा रहा है तो उसको बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक बुकें हैं जिनको हमें करना ही है, मैं वही बता रहा हूँ सर। तो उसमें ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल फ्रूट ब्रीडिंग है, पीके राय सर की है। उसकी बहुत पतली सी बुक है, ईच एंड एवरी लाइन उसमें सर इम्पोर्टेंट है। ओके। उससे एक एक वैरायटी है जो उसमें दिया गया, सारी इंपॉर्टेंट है उसमें। वहां से लाइन टू लाइन क्वेश्चन आ जाता है। तो हमें बहुत अच्छे, सबसे पतली बुक है, उसको हम बहुत इजीली से कवर कर सकते हैं। सेकंड फ्रूट ब्रीडिंग की आती है, हमारे दिनेश सर की बुक है। उसमें भी बहुत जनरल टाइप का दिया गया है, उसको इजीली से हम कवर कर सकते हैं। ठीक है। तो ब्रीडिंग के लिए हमारी 2 बुक से काम हो जाता है। सेकंड आते हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए। अच्छा। बायोटेक्नोलॉजी क्या रहता है कि हम लोग हार्टिकल्चर वालों के लिए थोड़ा अलग सा लगने लगता है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी उतना हमें आता भी नहीं रहता, तो टफ लगता है। तो बायोटेक्नोलॉजी से बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे कभी आ जाते हैं सर, जैसे कोई भी मेथड्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के, टिश्यू कल्चर से रिलेटेड है, सोमोक्लोनल वेरिएशन है, इन सब के बता देंगे। उसके बहुत सारे स्टेज दिए रहेंगे, इसको सीक्वेंस में लगाओ। रिसेंट ट्रेंड में जो भी बायोटेक्नोलॉजी से, जेनेटिक मॉडिफायर से वैरायटी डेवलप हुए हैं, हमारे हार्टिकल्चर में 2-3 वैरायटी हर साल आता है ऐसा सर। अच्छा। ये इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी डेवलप हुई है। उसके पूरा मैकेनिज्म पूछ लेते हैं, क्या मैकेनिज्म है इसका, किस मैकेनिज्म में कौन कहाँ से जीन सोर्स लिए गए हैं, इन सब पे उसमें हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो बायोटेक्नोलॉजी की सर आरी लिड्ज की बुक एक है, बायोटेक्नोलॉजी या फ्रूट एंड नट क्रॉप्स। उसमें हमें मोटी बुक्स है वो, इसलिए सारा उसमें हमें भी नहीं ध्यान देना। उसमें सारे क्रॉप का इंट्रोडक्शन दिया गया है स्टार्टिंग में। इंट्रोडक्शन तो बहुत अच्छा दिया गया, उसको हमें देखना है। उसके एक्स्ट्रा में सर क्या उसमें दिया है, जो इम्पोर्टेंट वैरायटियां हैं बायोटेक्नोलॉजी डेवलप किए गए, उसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो हमें हर क्रॉप से 4-5 हेडिंग वहां पे देखना है, क्या क्या उसमें इम्पोर्टेंट है, हमें वो देख लेना है। ओके। और जो रिसेंट में आ रहा है उसको हमें इंटरनेट से ही देखना पड़ेगा। ओके, तो ये सब कुछ कवर हो जाएगा आपका ये पार्ट सब सी। कवर हो जाएगा सर पार्ट सी ठीक है। तो नेगेटिव्स लास्ट चीज है कि नेगेटिव्स भी काफी होते हैं बच्चों जी के, सर। तो उसको आपने कैसे मिनिमाइज किया? सर निगेटिव तो नॉर्मल है कि 120 क्वेश्चन हमें आ रहा है, एग्जाम में आ रहा है, तो हमें 120 क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता। कभी नहीं आ सकता। लेकिन क्या रहता है कि हमें ये भी माइंड में सेट किए रहना है, एक सफिशिएंट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि हम 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गए। 100 के अगर नीचे अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसी एग्जाम हॉल में ही कंपटीशन से बाहर हो गए हैं। एग्जैक्टली, बच्चे ये चीज नहीं जानते हैं, वो बहुत कम अटेम्प्ट करके आते हैं। उन अटेम्प्ट ज्यादा करोगे तभी बेटर चांसेस मिलेंगे। सर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, मैं 3rd ईयर में भी एग्जाम दिया था, 4th ईयर में दिया, फिर एसआरएफ का 1st ईयर में दिया, इस बार 4 साल 4 बार दिया था। हाँ। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, कितने भी बड़े टॉपर्स हों, अगर वो बता रहे हैं मैं 100 क्वेश्चन करके आया हूँ, मेरा 5 सही है। उसमें मैं एक थ्योरी दिया था सर हमारे दोस्त लोग को, कि जितना तुम्हें अगर उसमें गलत मिल रहा उसमें 20 और ऐड कर लो मेरे साइड से। मैं तो 15 ही बोला था, 15 क्वेश्चन और ऐड कर लो उसमें, इतना तुम्हारा गलत हो ही जाएगा। हो गया ही होगा। वो हो जाता है, क्योंकि 20 क्वेश्चन तो सबका गलत होना है सर। होता ही है। क्यों हो जाता है कि हम कुछ सोर्स पढ़ते हैं, सोर्स ही गलत रहता है सर। एग्जैक्टली। कभी कभी वहां पे हम क्वेश्चन दिमाग में रहता है, मैं इसको यही ऑप्शन लगा के आया हूँ, हाँ, लेकिन ऑप्शन दूसरा लगा दिया। प्रेशर की वजह से दूसरा हो जाता है। कभी कभी हम उल्टा पढ़ लेते हैं, कभी कभी कैलकुलेशन गलत कर देते हैं, कैलकुलेशन गलत कर देते कभी कभी आता भी हैं। नहीं। 20 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो गया। कोई 100 क्वेश्चन करा, उसका 80 बचा, 80 में कंपटीशन से बाहर होगा। सही बात। 100 प्लस पे जाना ही है सर। उसमें हम निगेटिव की बात करें तो जो ऐसा अननोन क्वेश्चन पूरा आ रहा है उसको सेफली छोड़ देना हमें, जिसमें हमें 50% 75% हमें डाउट लग रहा है, खास करके 50% वाले तो हमें रिस्क ले लेना चाहिए। 100 हाँ लेना ही चाहिए, क्योंकि 50% पे, क्योंकि और माइनस वो पॉइंट। एक हमारे गांव में कहते हैं, अमीर बनना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। सही बात, उसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा सर। रिस्क है तो इश्क है। 50% डाउट वाले को तो हमें छोड़ना ही नहीं चाहिए उसको। राइट, रिस्क है तो इश्क है। हाँ। और ये तो है, तो ऊपर भी तभी बनोगे तब रिस्क लोगे ऑब्वियसली।
रिस्क तो आती है, और वो रिस्क नहीं होती है, एक्चुअली कैलकुलेटेड रिस्क रहता है ऐसे। तो आई होप कि ये सब कुछ आपको एक बहुत बहुत अच्छी डायरेक्शन देगा, और एक कॉन्फिडेंस भी देगा कि टॉपर्स कैसे तैयारी करते हैं। बुक्स वही पढ़ते हैं भाई लोग, जी प्रिपरेशन वही होती है, बस पढ़ते कंसिस्टेंटली है। अगर आप भी पढ़ सकते हो, अगर आप भी रैंक 1 लाने का सोच रहे हो और करना चाहते हो जेन्युइनली, तो फिर यही स्ट्रेटेजी है। और एक ग्रुप भी बनाया हमने, ऑल इंडिया हॉर्टिकल्चर एस्पिरेंट्स के नाम से, जिसकी लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको ये सारी जो बुक्स हैं उनके सोर्सेस मिल जाएंगे। और प्रभांशु भाई खुद होंगे उस ग्रुप में। आप प्रभांशु सर होंगे आपके, भाई तो हमारे हैं, हमारे जूनियर हैं, तो आप उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ट्राई किए, बट इन केस आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो छूट गया हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, और सारी की सारी क्वेरीज का खुद प्रभांशु से रिप्लाई करेंगे। और डेफिनेटली आपको एक हैंड होल्डिंग मिलेगी अरे वाला की तरफ से,